हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं आपके बीच कुछ अगला टॉपिक को लेकर। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण समताप, जिसमें फिर दो टाइप देखे थे। एक बताए थे फ्रीहेंडलिक का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा लैंगम्यूर का। तो लैंगम्यूर का तो अब देखना नहीं है हमें सिलेबस में, हायर क्लास में है वो। तत्कालिक हम लोग यहाँ पर जाके जो देखने जा रहे हैं अगला टॉपिक वो है, जैसे आइसोथर्म देखे थे उसी प्रकार से एडजॉर्प्शन आइसोबार देखते हैं। अधिशोषण समताप क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, बस हल्का सा इंट्रोडक्शन है इसका सिर्फ यहाँ पर। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन। तब जो हम लोग शुरू में बताए थे कि इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट के खत्म करेंगे, तो एक पार्ट यहाँ पर समाप्त होगा और उसके बाद तब फिर अगले पार्ट से हम लोग अगला चीज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तत्कालिक हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार, अधिशोषण समदाब, तो अधिशोषण समदाब किसको कहते हैं? तो कहता है ठीक उसी प्रकार से जैसे उसमें देखे थे। उसमें था टेम्परेचर कांस्टेंट था और डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन जो x/m था उसका रिलेशन प्रेशर के साथ था। यहाँ पर प्रेशर के साथ नहीं है, यहाँ टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, प्रेशर कांस्टेंट है। तब जो उस रिलेशन को दर्शाने के लिए जो ग्राफ आलेखित किया जाता है, जो ग्राफ तैयार किया जाता है, तो जो भी ग्राफ प्राप्त होगा वो ग्राफ ही कहलाएगा एडजॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, तो देखते हैं आगे। जब किसी निश्चित दाब पर किसी अधिशोष्य के डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण का जो अंश है, भाग है, तथा तापक्रम के बीच संबंध स्थापित या संबंध दर्शाने हेतु कोई आलेख मतलब ग्राफ तैयार किया जाता है, तब प्राप्त ग्राफ को एडजॉर्प्शन आइसोबार कहा जाता है। अर्थात यह ग्राफ किसी अधिशोष्य के डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन तथा टेम्परेचर
के बीच संबंध दर्शाता है। इसे निम्नांकित दो भागों में बांटा गया है। एक फॉर फिजीजॉर्प्शन, या ऐसा कह सकते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोबार फॉर फिजीजॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण के लिए समदाब, और दूसरा एडजॉर्प्शन आइसोबार फॉर केमीजॉर्प्शन। रासायनिक अधिशोषण के लिए समदाब। तो दोनों के लिए अलग अलग है, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया। एक भौतिक वाले के लिए देखेंगे और दूसरा रासायनिक वाले के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग देखते हैं। पहले लिख, आगे देखते हैं एक एक करके। A number for फिजीजॉर्प्शन निश्चित दाब पर किसी गैसीय अधिशोष्य का डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन उसके तापक्रम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन 1 by टेम्परेचर और x by m is proportional to 1 by t। अब इसके बीच यदि ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ एक तरफ टेम्परेचर और एक तरफ x by m के बीच ग्राफ खींचते हैं
तो ये ग्राफ जो है इस प्रकार से प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर टेम्परेचर छोटा है तो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा है, और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो कहता है डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन घट गया। तो इस प्रकार से ग्राफ में हम लोगों को पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मान घटता है, और टेम्परेचर घटता है तो इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इस टेम्परेचर का उल्टा चलता है डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी लिखिए। हम लोग यहां पर कह सकते हैं क्या था, हम पाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ भौतिक अधिशोषण का भौतिक अधिशोषण का अंश जो x/m है घटता जाएगा, क्योंकि उच्च तापक्रम पर डिजॉर्प्शन जिसको हम लोग बोलते हैं विअधिशोषण प्रारंभ हो जाता है। तो टेम्परेचर जैसे हाई करेंगे तो जो भी एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो बाहर निकलना चालू हो जाएगा, अर्थात डिजॉर्प्शन चालू हो जाएगा। इसलिए उसका रेट क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो x/m का मान जो है टेम्परेचर बढ़ने के बाद घटता जाए। लो टेम्परेचर पर ज्यादा रहेगा और हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, कम होगा। लिख लिया इसको। अब बी नंबर, बी नंबर में हम लोग देखते हैं फॉर केमिजॉर्प्शन प्रारंभ में तापक्रम बढ़ने के साथ साथ रासायनिक अधिशोषण के दौरान अधिशोष्य का डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि इस परिस्थिति में रासायनिक अधिशोषण का दर बढ़ता है, परंतु उच्च तापक्रम पर डिजॉर्प्शन की प्रक्रिया प्रारंभ
होने के कारण x/m का मान घटेगा। तो शुरू में तो बढ़ेगा क्योंकि रेट बढ़ता है, केमिकल जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे हाई टेम्परेचर पर जाएगा तो डिजॉर्प्शन चालू हो जाएगा, और डिजॉर्प्शन जब चालू हो जाएगा तो फिर अधिशोष्य की मात्रा वहाँ पर बचेगा नहीं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका जो ग्राफ जो आएगा यहाँ पर दो ढंग का आएगा, एक बढ़ते हुए दूसरा घटते हुए। एक तरफ टेम्परेचर यहाँ पर लेते हैं, एक तरफ x/m को लेते हैं, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन को। अब इसका ग्राफ जो यहाँ पर प्राप्त होगा तो पहले तो बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा। तो मतलब इनिशियली बढ़ रहा है, बाद में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जैसे बढ़ गया, हाई हो गया, तो ये घटना प्रारंभ हो गया। तो ये था एडजॉर्प्शन आइसोबार, अधिशोषण समदाब दोनों के लिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए और केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। लिख लीजिए इसको। ग्राफ को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। यही ग्राफ दे दिया किसके लिए है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए है, या केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ है x/m और टेम्परेचर के बीच, तो वो एक ग्राफ दिमाग में रखना है। तो इस प्रकार से आके हमको सभी फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, या फिर एंडलिक जो आइसोथर्म हम देखे उसमें जो ग्राफ है, तो सारा ग्राफ को दिमाग में रखना है। ग्राफ का कहीं न कहीं इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, जैसे भी होगा उसको पूछा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहां पर एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण का अनुप्रयोग। तो अधिशोषण की प्रक्रिया का अनुप्रयोग निम्नांकित अलग अलग घटनाओं के लिए किया जाता है। जैसे पहला, फॉर गैस मास्क, तो गैस मास्क तैयार करने के लिए वहां पर एडजॉर्बेंट का इस्तेमाल किया जाता है मास्क में। तो जो मास्क हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो मास्क की बात नहीं हो, चूंकि मास्क के बारे में तो अब लोग बच्चा भी जान रहा है कि मास्क किसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है गैस मास्क की, जो कि हम लोग इस्तेमाल उसको नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस्तेमाल जो है जनरल मास्क कर रहे हैं सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए, वायरस को अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए, गैस को एडजॉर्ब करने के लिए नहीं रोक रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन गैस मास्क का जब इस्तेमाल होता है तो वायुमंडल में जो भी गैस है, अब उस गैस को एडजॉर्ब करके अपने पास रख ले और उस गैस को शरीर के अंदर ना जाने जो हानिकारक गैस है, उसी को यहाँ पर कहते हैं गैस मास्क। और इसका इस्तेमाल जो लोग करता है वो खास करके खदान में काम करने वाला, खान या खदान में जो है, जैसे मान लीजिए कहीं अयस्क का खदान माने खोदा जा रहा है वहाँ, या कोयले का खान है
वहाँ से कोयला निकालना है, तो वहाँ पर धरती के अंदर में बहुत सारे गैसेस भी स्रावित हो रहा है, वहाँ जो गैस भी निकल रहा है, रिस रहा है गैस। तब उस गैस से कैसे बचा जाए काम करने वर्कर को, तो उस वर्कर को बचाने के लिए वहाँ पर क्या करता है, मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो मास्क जाकर के क्या करे, उस गैस को एब्जॉर्ब कर ले, जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक गैस उसके शरीर में जो वहाँ पर श्रमिक हैं, जो काम करने वाले हैं, वर्कर हैं, उसके शरीर में वो गैस प्रवेश नहीं करे। तो इसके लिए गैस मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो गैस मास्क में चारकोल का सतह बना होता है, जो अधिशोषक के रूप में कार्य करता है। यह हवा में उपस्थित हानिकारक गैसों ब्रैकेट में CO2, NO2, SO2 एटसेट्रा को अधिशोषित करता है। इस प्रकार के मास्क का उपयोग खान या खदान में कार्य करने वाले वर्कर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो समझा चुके हैं पहले ही। दूसरा, फॉर ह्यूमिडिटी कंट्रोल, किसी कमरे मतलब बंद कमरे या किसी सामान के बंद पैकेट में उपस्थित नमी को हटाने के लिए एडजॉर्बेंट अधिशोषक सामान्यतः सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल, इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या करता है, देखे होंगे यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बैग, जूता वगैरह सब यदि खरीदते हैं आप, तो उसका जो पैकेट है उसमें एक पुड़िया रहता है छोटा सा अलग से, जो सिलिका जेल का पुड़िया, उसमें लिखा भी रहता है सिलिका जेल, उसको उसमें डाला जाता है ताकि जाकर के जो है सिलिका जेल वहाँ पर जो भी उपस्थित नमी होगा, मॉइस्चर होगा, उसको अधिशोषित कर। जैसे मान लीजिए अभी बंद कमरा है, इस कमरे में हमको नमी को हटाना है, तो यहाँ पर ढेर सारा सिलिका जेल रख दें या एल्यूमिनियम जेल रख दें, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर जो भी नमी होगा वो सब नमी को अधिशोषित कर लेगा। कमरा को पैक भी रखेंगे तो हमको गर्मी का एहसास नहीं लगेगा। जो उमस होता है वो उमस का
मने नहीं लगेगा। तो वैसे कंडीशन में जाकर के जो है कि इसका उपयोग नमी को हटाने के लिए भी किया जाता है। 2 लिखे, जल्दी लिखिए इसको। तीसरा, नंबर 3, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। विभिन्न प्रकार के बीमारी के इलाज के लिए उपयोग में लाए जाने वाले औषधि अधिशोषक के रूप में कार्य करते हैं। जो वहां पर उपस्थित अधिशोष्य को अधिशोषित करता है या अधिशोषित कर ऊष्मा मुक्त करता है। तो कुछ मेडिसिन अधिशोषक के रूप में भी कार्य करता है हम लोग के शरीर के ऊपर। जब हम यूज करते हैं मेडिसिन को तो वहां पर अधिशोषक के रूप में कार्य करता है। होता यहाँ पर क्या है कि जाकर के जो है कि कहीं भी शरीर के अंदर हो, शरीर के बाहर हो, जहां भी हमको इसको यूज इस्तेमाल कर रहे हैं तो खैर शरीर के अंदर क्या होता है तो उसको हम देखने नहीं जाते हैं, लेकिन शरीर के बाहर जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कभी कहीं मोच ऊंच आ गया तो वहां पर क्या करते हैं, फटाक से स्प्रे मारते हैं, मूव का या किसी भी चीज का स्प्रे मारे। तो जो स्प्रे मारे या कुछ जो मूव क्रीम वगैरह सब होता है उसको लगाते हैं, तो लगाने के बाद वहां पर थोड़ा देर के बाद क्या गर्माहट का एहसास होता है, गर्मी लगने लगता है, लहरने लगता है। तो उसका मूल काउज क्या है, वहां पर जो भी अधिशोष्य पदार्थ वहां प्रेजेंट है उस अधिशोष्य पदार्थ को वो मेडिसिन क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है। और अधिशोषण जो है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, वहां ऊष्मा मुक्त करेगा, इसके कारण लहर उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद कुछ देर तक लहर रहेगा, कुछ देर तक गर्म रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर ठंडापन का एहसास हो जाएगा, तब तक में दर्द भी खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी वहां कारक है दर्द फैलाने वाला, उस कारक को क्या करता है, ये अधिशोषित कर लेता है, टेम्परेचर हाई बढ़ा कर देता है वहां पर, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर जाकर के जो है कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब सही सलामत रूप से कार्य करना चालू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो दर्द भी रफू चक्कर हो जाता है। तो इस प्रकार से अंदर भी इसी प्रकार की घटना बहुत सारी जगह पर घटती है, जिसका अनुभव हम लोग वहां पर नहीं कर पाते हैं। तो वही जाकर के जो है कि अधिशोषक के रूप में वहां पर मेडिसिन काम करता है। चौथा, फॉर डाइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े को रंगने के लिए भी अधिशोषक का उपयोग किया जाता है।
इस दौरान पहले कपड़े के द्वारा अधिशोषक को अधिशोषित कर लिया जाता है। तब यह पदार्थ रंग को अधिशोषित करता है। मतलब कपड़ा रंगाई जब होता है, धागा रंगाई जब होता है, तो वहां पर जाकर के मॉर्डेंट नाम का एक केमिकल डाला जाता है। वो मॉर्डेंट को जैसे डाले तो उसके बाद वो क्या किया, मॉर्डेंट जो है कपड़े के द्वारा पहले अधिशोषित कर लिया गया, कपड़ा में अधिशोषित हो गया। अब वहां पर ये जो मॉर्डेंट है वो अधिशोषक का काम करेगा आने वाले रंग के लिए, कि जो रंग हम जिस रंग में हमको कलर करना है उस वो रंग क्या करता है, रंग को अधिशोषित कर लेता है वो मॉर्डेंट, और वो मॉर्डेंट वहीं कपड़े में फंसा रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप कपड़ा हमको रंगीन दिखलाई पड़ रहा है। तो ये रंगने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला नंबर, फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए भी अधिशोषक का इस्तेमाल किया जाता है। जब कठोर जल में जियोलाइट डाला जाता है, तब आयन एक्सचेंज विधि के सहायता से जियोलाइट अशुद्धियों को अधिशोषित करता है, जिससे पानी या जिससे जल मृदु हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो हार्ड वाटर को, कठोर जल को मृदु जल के रूप में बदलने के लिए जियोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जो जियोलाइट वहां पर अधिशोषक के रूप में जितने भी अशुद्धियां हैं उसको अधिशोषित कर, जैसे सोडियम जियोलाइट है, पोटासियम जियोलाइट है, तो सोडियम जियोलाइट वहां पर सोडियम हट जाएगा और उधर से जो कैल्शियम का शुद्धि है, मैग्नीशियम का शुद्धि है, उसको एड्जॉर्ब कर लेगा अपने पास, जिसके परिणाम स्वरूप वो जो भी हार्डनेस को उत्पन्न करता है, कठोरता उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ वहां पर कैल्शियम का साल्ट, मैग्नीशियम का साल्ट है, उसको एड्जॉर्ब कर लिया, अधिशोषित कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर जाकर के जो अशुद्धियां खत्म हुआ और पानी क्या हो गया, मृदु हो गया। लिखिए इसको।
छठा नंबर, फॉर क्लीनिंग ऑफ शुगर कैन जूस। चीनी के कारखाने में गन्ने के रस की सफाई के लिए अधिशोषक का उपयोग किया जाता है, जो उपस्थित रंगीन पदार्थ को अधिशोषित करता है, जिससे सफेद रस प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में चारकोल, अन्य लवण इत्यादि। तो जब आप देखे होंगे, यदि आपके आसपास में गन्ना का रस तैयार किया जाता है, खास करके जहाँ गुड़ वगैरह सब तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर गुड़ का जो जहाँ फैक्ट्री है या चीनी का यदि फैक्ट्री में कभी जाने का मौका लगे, तो गन्ने का जूस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो पूरा काला टाइप का हो जाता है, पूरा भूरा। अब उसमें अशुद्धियों को अलग हटाने के लिए, जो रंगीन पदार्थ वहाँ प्रेजेंट उसको अलग हटाने के लिए वहाँ पर चारकोल या कोई और लवण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वहाँ पर देखिएगा चीनी के बोरे में लिखा रहता है सल्फेटेड शुगर है, तो सल्फेटेड शुगर का मतलब वहाँ पर हो गया सल्फाइड साल्ट, वहाँ पर जो है कि उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग खाद के रूप में भी अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं खेत में। तो वो जाकर के एक तरह से खाद का ही इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है, जो कि क्या करता है, जो भी उसमें कलर उत्पन्न करने वाला पदार्थ है वो सबको अधिशोषित कर लेता है, अपने पास रख लेता है और गन्ने के रस को फ्रेश बना देता है, इसलिए वहाँ पर चीनी सफ़ेद होता है। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सातवां नंबर, फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम। किसी सिस्टम में निर्वात उत्पन्न करने के लिए अधिशोषक का उपयोग किया जाता है, जो उपस्थित गैसों को अधिशोषित कर निर्वात बना देता है। हो गया। तो वहां पर कहीं भी हमको वैक्यूम पैदा करना है तो वहां पर जाके अधिशोषक का इस्तेमाल करेंगे, जो भी गैस है उसको अधिशोषित कर लेगा और अधिशोषित करने के बाद वहां पर अपने आप ऑटोमेटिकली वैक्यूम बन जाएगा। कि जैसे मान लीजिए छोटा सा कोई बॉक्स है और उसमें हमको निर्वात बन, या छोटा सा कोई, जैसे वहां पर प्रैक्टिकल सब में देखते हैं हमको
मैंने प्रैक्टिकल करने के क्रम में वहाँ पर कोई सिस्टम है जो पूरा बंद है और उस बंद सिस्टम में हमको वहाँ पर जो गैस है उसको सबको हटाना है, तो वहाँ पर अधिशोषक पहले डाल करके रख देते हैं। जैसे बल्ब जो जलता है ना बल्ब, तो बल्ब के अंदर क्या है, निर्वात पहले तैयार किया जाता है, मतलब वहाँ पर पूरा वैक्यूम बना देगा। अब वो वैक्यूम बनाने के लिए वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर अधिशोषक डालेंगे। अधिशोषक क्या करेगा, जो भी गैस उपस्थित है सबको अधिशोषित कर लेता है। तो ये निर्वात बनाने में इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। और सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसों के मिश्रण से सभी गैसों को अलग करने के लिए नारियल के चारकोल का उपयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है। जो कि वहां क्या करेगा, जो भी गैस है सबको अलग अलग कर देगा। तो होता है यहाँ पर क्या है, जब हम लोग पी ब्लॉक देखेंगे अक्रिय गैस के बारे में चर्चा करेंगे, तो अक्रिय गैस का जो मिश्रण है उस मिश्रण को अलग करना है, उस मिश्रण में जो भी गैस है उसको अलग करना है। तो अलग करने के लिए क्या करते हैं, निम्न तापक्रम पर, सब गैस का अपना अपना तापक्रम फिक्स है, उस तापक्रम पर चारकोल को ले गए, चारकोल जैसे वहां ले गए उस तापक्रम पर जो भी गैस वहां फिक्सेशन वाला होगा, जो फिक्स किया गया है, वो गैस अपने अधिशोषित हो गया। अब उस चारकोल को ले जाकर के बाहर फिर हीट कर दिए, तो विअधिशोषण के पश्चात गैस बाहर हो गया, चारकोल अलग हो गया। फिर उस चारकोल को फिर टेम्परेचर लो करके उस मिक्सचर में ले गए, फिर दूसरा जितना टेम्परेचर पर हमको वो गैस अधिशोषित होने वाला है उसको अधिशोषित कर लिए। तो इस प्रकार से बारी बारी से जैठ अक्रिय गैस होगा, इनर्ट गैस होगा, सबको हम अलग कर सकते हैं। जो आगे हम प्रोसेस देखेंगे, पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में वहां पर देखेंगे कि कितना कितना टेम्परेचर पर कौन कौन सा गैस अधिशोषित होता है। बस याद रखना है, खाली वहां जब पूछेंगे उस समय तो उसको दिमाग में डालना है। एक और देखते हैं, इसमें लिख लिया इसको। तो अगला नंबर एज हेटेरोकैटालिस्ट विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं में या प्रतिक्रियाओं के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले अधिशोषक या उत्प्रेरक अधिशोषक का कार्य करता है जिससे प्रतिक्रिया का
दर प्रभावित होता है। तो बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कि हमको N2 + 3H2, अब यहां पर रिएक्शन कराते हैं, अब PT कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो PT यहां पर जो है सॉलिड स्टेट में H2 गैस, N2 गैस, 2NH3 गैस, तो ये प्रोसेस कहलाता है हेटेरोकैटेलाइसिस, विषम उत्प्रेरण है, अर्थात भौतिक अवस्था अलग अलग है, उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था अलग है, पदार्थ का भौतिक अवस्था अलग है, तो वैसे कंडीशन में इसको कहते हैं हेटेरोकैटेलाइसिस। अब यहाँ सॉलिड पदार्थ ले कैटलिस्ट के रूप में यूज किए, लेकिन ये वर्क करता है किस रूप में? अधिशोषक के रूप में। और अधिशोषक के रूप में क्या करता है? गैस को अधिशोषित करके रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है, रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। तो इस प्रकार से हमको अधिशोषण के कार्यों में भी उत्प्रेरण के कार्यों में भी अधिशोषक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जगह पर इस्तेमाल होता है, जिसमें मेन जो मेजर उपयोग है उसको यहाँ पर देख लिए। कुछ और उपयोग छोटा मोटा होता है जिसको हम लोग यहाँ पर उतना यूज यहाँ नहीं दिखला रहे हैं। तो इस प्रकार से अधिशोषण का अनुप्रयोग हम लोग यहाँ पर खत्म कर रहे हैं और ये पार्ट भी खत्म हो गया, मतलब सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट समाप्त हो रहा है। अब अगले क्लास में हम लोग उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के रूप के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।